Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome to the 11th lecture of System of Particles and Rotational Motion. बेसिकली बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट एंगुलर मोमेंटम। चलिए देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है। Things that rotate, whether a cylinder rolling down an incline or an acrobat doing a somersault, remain rotating until something stops them. बिल्कुल सही बात लिखी है ना? कि अगर कोई बॉडी रोल डाउन कर रही है तो वो लुढ़कते रहना चाहती है। अगर कोई एक्रोबैट समरसॉल्ट कर रहा है तो वो इस तरीके से समरसॉल्ट करते रहना चाहता है। अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैज एन इनर्शिया ऑफ रोटेशन। ऑलराइट, ये बात बिल्कुल सही भी लग रही है क्योंकि जब हम लोग फैन को स्विच ऑफ करते हैं ना, जैसे ही पंखा चल रहा होता है उसको हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो इमीडिएटली रुकता है क्या? नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रोटेशन होता है। Recall from previous chapter that all moving objects have inertia of motion। और उसी का हम लोग एक और नाम क्या देते थे? मोमेंटम, जो कि क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस काइंड ऑफ मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम। ये तो बात होती थी लीनियर मोमेंटम की, जिसमें वो किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर मूव करते हुए जा रहा है तो वो उसी रास्ते में मूव करते जाना चाहता था। उसी तरीके से बच्चों एक और चीज आती है जिसका नाम होता है इनर्शिया ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग और क्या नाम देते हैं? एंगुलर मोमेंटम। इसको कंफ्यूज मत करिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था कैपिटल आई, विच वाज mr स्क्वायर, है ना? ये अलग चीज है, ये इनर्शिया ऑफ रोटेशन। तो the inertia of rotation of rotating objects is called angular momentum। A planet orbiting the sun, a rock whirling at the end of a string, and the tiny electrons whirling about atomic nuclei all have angular momentum। इन सब के पास क्या होता है? एक inertia of rotation होता है ना? जिसके कारण ये बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा रोके जाने के बगैर रुकने वाले नहीं है। तो अब तक हम लोगों ने ये तो देख लिया कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वो रोटेट करना चाहती है और उसके पास एक इनर्शिया होता है ना? और हम लोग कहते हैं कि उसके पास इसी कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ रोटेशन है, जिसका हम लोग एक और नाम क्या दे रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। अब मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे कैसे या फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट वो इज डिफाइंड एज एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी वेक्टर। जैसे ही ये लिखा हुआ दिखा आपको, आपको तुरंत याद आ गया होगा कि एक और ऐसी ही चीज थी जिसको हम लोग कहते थे टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। याद आ रहा है आपको? तो यहां पर मैं आपको एक और चीज ऐड करवा देता हूं। टॉर्क को हम लोग कहते थे आर क्रॉस एफ वेक्टर, और टॉर्क का एक और नाम होता था मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क बराबर क्या होता था? आर क्रॉस एफ, या फिर हम लोग एक और नाम देते थे मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसी तरीके से अगर एंगुलर मोमेंटम बराबर आर क्रॉस मोमेंटम है ना? एल वेक्टर बराबर क्या है? आर क्रॉस मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम का एक और नाम क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर हुई ये बात? तो बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया है टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को सीखने के लिए। तो अब अगर मैं एफ वेक्टर को पी वेक्टर से रिप्लेस कर दे रहा हूं और टाउ वेक्टर को एल वेक्टर से रिप्लेस कर दे रहा हूं तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे ही डायग्राम्स आपको याद होंगे, मैंने बताए थे, मैंने दिखाए थे जब मैं आपको टॉर्क निकालना सिखा रहा था, है ना? तो मेरा सजेशन ये है कि आप उस वाले लेक्चर को एक बार और रिवाइज अगर कर लेंगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्योंकि देखिए फिर से आप देखिए यहाँ पर ओ पॉइंट के अबाउट मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था एंगुलर मोमेंटम, है ना? और मुझे दिया हुआ है कि इस समय ये पार्टिकल कहां पर है? ए पॉइंट पर है, और उसका मोमेंटम दिया हुआ था पी वेक्टर है। ये जो पी वेक्टर है ये जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं एक्स वाई प्लेन में है, और ये जो आर वेक्टर है वो हम लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से ओरिजिन से कहां तक गया? ए पॉइंट तक गया। तो अगर मुझे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर निकालना है तो आपको याद होगा कि इस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो बन जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर का रिजल्ट का जो मैग्नीट्यूड है। और ये कितना बन जाएगा? इसको लिखने के दो तरीके हो जाएंगे। या तो आप लिख दीजिए m इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर, या फिर आप लिख दीजिए m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर।
ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आप इस p वेक्टर का ही क्या ले लीजिए, कंपोनेंट ले लीजिए, किस डायरेक्शन में, r वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आप सिंपली इसको और क्या बोल सकते हैं, p वेक्टर का कंपोनेंट p परपेंडिकुलर इनटू r, ये भी तो हमारा क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बन जाएगा, एक ही चीज है। तो ये देखिए फाइनल डायग्राम कैसा दिख रहा है हमारे को, है ना। अगर हम लोग एक काम करें, दूसरा तरीका जो है कि अगर आप p वेक्टर का कंपोनेंट लेना नहीं चाहते हैं तो मत लीजिए ना, आप p वेक्टर को एज इट इज रहने दीजिए। p वेक्टर पर आप क्या करिए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये r परपेंडिकुलर बन गया, और हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r परपेंडिकुलर इनटू p। क्लियर है ये बात। तो ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर रखी है। तो मेरा सजेशन क्या है, एग्जैक्टली आप टॉर्क को जिस तरीके से निकालते थे उसी तरीके से इस बार हम लोग एंगुलर मोमेंटम को भी निकालेंगे। दैट इज वाई अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार टॉर्क के लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द वेक्टर सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अपने को मान लीजिए कि मोमेंटम ओवरऑल निकालना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, पार्टिकल 1 देखते थे, उसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर देखते थे। पार्टिकल 2 मान लीजिए है, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 वेक्टर एंड सो ऑन, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ mi vi वेक्टर। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द वेक्टर सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। मतलब हर एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को निकालिए और उसका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम। तो यहाँ देखिए 10 व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट द एंटायर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, ऐसे हर एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का समेशन, और जो कि क्या होता है, समेशन ऑफ आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर। क्लियर है बात। अब एक और छोटी सी चीज का रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग ने टॉर्क में पढ़ा है। एज इन द केस ऑफ टॉर्क वी डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द लाइन से ए बी। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ किसी पॉइंट के, ना मान लीजिए एक पॉइंट है, उसके अबाउट तो हम लोगों ने सीख ही लिया था कि किस तरीके से आर वेक्टर करेंगे और एफ वेक्टर करेंगे, इससे हमारे को टॉर्क आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई लाइन है, उसके अबाउट टॉर्क कैसे निकालते थे, तो हम लोग क्या बोल देते थे कि सेलेक्ट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ध्यान से सुनिएगा, इसका डेरिवेशन भी मैंने करवा रखा है। सेलेक्ट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट आपकी इच्छा, कॉल दैट पॉइंट ओरिजिन, उसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए। अब जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, है ना, जो भी आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा, द component of r cross p along the line AB is called the angular momentum of particle about AB। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बोला जाए कि किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालिए, किसी लाइन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ऑन दी लाइन और फिर आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट निकाल लेंगे ना, अबाउट दैट पॉइंट ओ। अब जो भी एंगुलर मोमेंटम आया ना, आपको क्या करना है, सिंपली उसका कंपोनेंट देखना है कि उस लाइन के अलोंग कितना है। जैसे ही आप वो देख लेंगे, वही क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट एबी। इतना आसान है। चलिए तो नेक्स्ट जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो है कैपिटल L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये काफी रिजेंबल करता हुआ आपको दिख रहा होगा किसके साथ, P बराबर m इंटू वी से, है ना। जैसे L stands for angular momentum, P stands for linear momentum, कैपिटल I stands for moment of inertia और कैपिटल M stands for mass, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और V है लीनियर वेलोसिटी। तो ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि मोमेंटम का जो रोटेशनल काउंटर पार्ट है वो कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए कैपिटल L बराबर I इंटू ओमेगा, इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आप अपना फोकस इस डायग्राम पे एक बार कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर जो P पॉइंट है ना, मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम मैंने P दिया है, जो कि इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है ना,
जिसका मोमेंटम वेक्टर इस समय कैसा है, इस तरीके से टेंजेंशियल डायरेक्शन में, विच इज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल कितना हो जाएगा अबाउट द एक्सिस? अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम निकालूं अबाउट एक्सिस, तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास तो फ्रीडम है, मैं इस एक्सिस, ये जो एक्सिस मुझे दिखाई दे रही है, इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं। तो चलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं देख पा रहा हूं कि आर क्रॉस पी अगर मैं करूं, है ना, तो वो तो कैसा आ जा रहा है, वो आ जा रहा है आर क्रॉस पी अगर मैं करूं तो ये आ जा रहा है आर का आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर लिख दिया मैंने, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया एम इंटू वी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, राइट, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि आर वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल पी अबाउट द एक्सिस अगर मुझे चाहिए, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, किसी पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ। तो ये कितना आ गया, एम बी इंटू आर आ गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या करें, आप देखिए राइट हैंड को आप सबसे पहले फ्री करिए। राइट हैंड को फ्री करके आप इस ऑरेंज वाले वेक्टर पर रखिए और इसे रोटेट करिए धीरे 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 धीरे, किधर, ब्लू वाले वेक्टर के अलॉन्ग। धीरे धीरे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट ही करा है ना, तो कोई भी सडन मूवमेंट अपने को कलाई को नहीं देना है। और बाकी इस चैप्टर में बहुत जगह हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, लेकिन तब तक आपका हाथ जो है वो फ्री हो चुका होगा। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करिए। तो देखिए थंब वेक्टर, सॉरी थंब वेक्टर नहीं है, थंब जो है वो आपकी तरफ डायरेक्टेड होगा, है ना। ये जो थंब है देख पा रहे हैं आप, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर जब आपने किया तो थंब देखिए आपकी की तरफ आ रहा है, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया कि अरे ये तो एक्सिस के अलोंग ही आ गया, क्योंकि एक्सिस को मैंने कैसा माना है, एक्सिस को मैंने माना है, मैंने कोशिश करी है दिखाने की किस डायरेक्शन में, आपकी तरफ, है ना, मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर। तो चाहे तो यहाँ लिख दीजिए ये जो एक्सिस है, लेट अस से ये जेड एक्सिस हो गई, और ये जो रिंग है, रिंग जैसी जो चीज दिखाई दे रही है किस प्लेन में है, लेट अस से एक्स वाई प्लेन में, है ना। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आया वो पूरा का पूरा एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस भी कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है कि इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल पी का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एम वी आर। ऑल राइट बच्चों, तो अब आ जाइए इस नए डायग्राम में। इस डायग्राम में मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है कि ये एक ब्लैक कलर की एक जो आउटलाइनिंग है, वो हमारी एक बॉडी है, 3D में है मान लीजिए, और उसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट पी एज्यूम किया, है ना। अब ये जो पॉइंट पी है वो क्या कर रहा होगा, अगर ये पूरी की पूरी बॉडी मान लीजिए कि ओमेगा से घूम रही है, तो पी पॉइंट का मोशन कैसा होगा, बिल्कुल सर्कुलर मोशन होगा, है ना। सच दैट कि अगर मैं यहाँ पर इस सर्कल के प्लेन में अगर मैं पॉइंट ढूंढूं कि इस एक्सिस का कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, इस इमेजिनरी सर्कल का सेंटर बन जाएगा, राइट। तो अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल मैंने चुना है ना, इसका नाम मैं दे देता हूँ कि ये लेटर से ith पार्टिकल है, ठीक है। अब इस ith पार्टिकल की मान लीजिए कि जो लीनियर वेलोसिटी है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ vi से, ठीक है। तो vi क्या हो गया यहाँ पर, vi हो गया लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल, ठीक है। तो vi से मैंने डिनोट कर दिया लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल, और जो कि कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर कौन सी चीज है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब लीनियर स्पीड एक तरीके से। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ओमेगा, तो सब पॉइंट के लिए कांस्टेंट ही है, तो ओमेगा इंटू आर आई। यहाँ पर आर आई क्या आ जाएगा, आर आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो पार्टिकल पी है ना, उसके लिए ये जो दूरी है किससे, इसके सेंटर से, वो हो जाएगा एक तरीके से आर आई। तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूं इस पार्टिकल का अबाउट लेट अस से ये जो एक्सिस है जिसका नाम मैंने दे दिया ए बी, तो वो कितना हो जाएगा, हमने अभी अभी सीखा ना, वो कितना हो जाएगा, एम आई वी आई आर आई, और v बराबर वी आई हमने अभी भी देखा कि वो ओमेगा इंटू आर आई हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, एम आई और वी आई का रिप्लेसमेंट हो गया ओमेगा इंटू आर आई, और एक और आर आई एंड में है, तो ये क्या बन गया, आर आई स्क्वायर। सही है बात। और बच्चों जैसा हम लोगों ने डिफाइन करा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी अबाउट एपी क्या हो जाएगा,
ऐसे सारे के सारे कंपोनेंट्स का समेशन। तो कैपिटल एल है ना, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक तरीके से मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाया ना। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। लेकिन हमें पता है कि ओमेगा तो कांस्टेंट है सबके लिए, तो ये जो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर है ये क्या बन गया, ये बन गया कैपिटल आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, moment of inertia of the body about which axis, about AB। समझ पा रहे हैं बात। तो बच्चों क्या सीखा इससे आपने, आपने ये सीखा कि अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी का अपने को क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस, तो अपने को फॉर्मूला क्या याद रखना है, मैग्नीट्यूड के लिए L बराबर आई ओमेगा, और अगर विथ साइन देखना है तो आप क्या कर देंगे, L वेक्टर बराबर आई इंटू ओमेगा वेक्टर। अच्छा, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन आप बताएंगे यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल, है ना। अपने फिंगर्स को कर्ल इस तरीके से करना है जिस सेंस में ओमेगा है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये जो लाइन है ये अगर वर्टिकली मैंने दिखाई है तो आपको फिंगर्स को कर्ल करना होगा, अगर इसे तो थंब आपका ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन जो है किधर है, ऊपर की तरफ है। तो एल वेक्टर ऑब्वियस है, आई की तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, आई तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो एल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा वेक्टर, मतलब एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है इट इज गवर्न्ड बाय ओमेगा वेक्टर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या है कि आपको ऑलरेडी ये मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं ना तो देखिए क्या आ जाएगा, dl वेक्टर बाय dt बराबर कितना आ जाएगा, dy dt ऑफ एंटायर ऑफ दिस थिंग। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे ओपन कर दूंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, डी आर आई बाई डी टी क्रॉस पी आई प्लस, अब यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जैसे u और v, u इंटू वी होता है ना, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, u dv प्लस v du बाई dt। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक बार आर आई वेक्टर को डिफरेंशिएट किया और पी आई से मल्टीप्लाई किया, और एक बार आर आई वेक्टर को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, डिफरेंशिएशन ऑफ पी आई वेक्टर। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो आपको हमेशा ए क्रॉस बी ही करना है, कभी भी बी क्रॉस ए नहीं कर देना यहाँ पर। इसीलिए देखिए हर बार आर लेफ्ट में है और पी राइट में, दोनों ही टर्म्स में, है ना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा, ये डी आर आई बाई डी टी क्रॉस पी आई वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर क्रॉस डी पी आई बाई डी टी। अब जरा देखें यहाँ पर कि डी आर आई वेक्टर बाई डी टी क्या होता है, आर आई का मतलब क्या हुआ, आर आई का मतलब हुआ पोजिशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल। तो डी आर आई बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, जो कि वेलोसिटी होता है। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल क्रॉस पी आई वेक्टर में खुद क्या आ गया, m इंटू वी आई वेक्टर आ गया, और दूसरा टर्म बन गया आर आई वेक्टर क्रॉस dpi बाई dt। अब अगर आप सिर्फ एक पार्टिकल को देखिए ith एलिमेंट को, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाएगा, उस पर लगने वाला नेट फोर्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया f वेक्टर दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल। तो ये वाला टर्म, लेफ्ट साइड वाला टर्म देखिए जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि vi क्रॉस m इंटू vi ये तो जीरो होना है, क्योंकि जो डायरेक्शन vi वेक्टर की है वही डायरेक्शन m इंटू vi वेक्टर की है, मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, जीरो आ गया। तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बच क्या गया हमारे पास, लेफ्ट साइड में dl वेक्टर बाई dt और राइट साइड में क्या बच गया, समेशन ऑफ ri वेक्टर क्रॉस fi वेक्टर। तो fi वेक्टर क्या है, किसी भी एक एलिमेंट ith पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स, और ri क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर। तो ri क्रॉस f ये क्या बन गया, एक तरीके से उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट टॉर्क, और ऐसे सारे नेट टॉर्क्स को अगर मैं ऐड करता जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, टाउ टोटल वेक्टर। क्लियर है ये बात। तो लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान देंगे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार कर रखी है, कि अगर हम लोग ये जो समेशन है ना, when summation is taken over all the particles the internal torques add to zero। जब ये टाउ टोटल हम लोग देखेंगे, टाउ वेक्टर टोटल, तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के कारण ही टॉर्क आ रहा है। तो जो इंटरनल टॉर्क्स है वो तो क्या हो जाएंगे, दिल गेट कैंसल्ड इन केस। तो हमारे को ये समझ में आया कि टाउ टोटल को सिंपली क्या बोल देंगे हम लोग,
टाउ वेक्टर एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल टॉर्क्स जो है वो तो पेयर वाइज कैंसिल होते चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, dl वेक्टर अपॉन dt बराबर टाउ एक्सटर्नल। काफी रिजेंबल करता है ये, किससे रिजेंबल करता है, dt वेक्टर अपॉन dt बराबर f एक्सटर्नल से। याद आ रहा है आपको, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है उसको चेंज करने का हक किसे है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को। उसी तरीके से अगर एक सिस्टम है तो उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने का हक सिर्फ किसके पास है, एक्सटर्नल टॉर्क को। इंटरनल टॉर्क का कोई भी रोल नहीं आ पाता है। तो देखिए आपको याद क्या रखना है, dl वेक्टर अपॉन dt बन जाता है टाउ एक्सटर्नल, और टॉर्क एक्सटर्नल क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम ड्यू टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जो है सिस्टम पर अगर नेट जीरो लगे तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए बच्चों, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ये इंसान जो है ये एक बहुत ही लो फ्रिक्शन टर्न टेबल पे खड़ा था, और इसके हाथ में वेट जो रखे हैं वो उसने किस तरीके से होल्ड करके रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक्सटेंडेड तरीके से। और मान लीजिए किसी ने इस इंसान और इस टर्न टेबल को मिला करके इस पूरे सिस्टम को घुमा के छोड़ दिया है, तो ये आराम से घूमे जा रहा है, क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है नहीं जिसके कारण टॉर्क लगेगा जो इसे क्या कर दे, जो इसे स्लो डाउन कर दे। तो मस्त ही घूम रहा था। अब अचानक से कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आया, इसने खुद क्या किया, इसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, वेट को इतने दूर रखे हैं, अब मेरा हाथ थक गया तो मैं वापस से वेट को अपने पास ले आता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा इजी रहे। तो जैसे ही वो अपने पास लाया ना, देखिए यहाँ पर जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है, तो अचानक से उसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। शुरू में आई ज्यादा था, लेकिन जब इसने इन वेट्स को पास लाया तो जो रोटेशनल इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस है ना, इसी एक्सिस के अबाउट तो वो घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट आप देख पा रहे हैं कि रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। तो आई कम हो गया तो अब जिम्मेदारी किसकी आ गई, अब कौन लेगा जिम्मेदारी यही एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करने की, तो ओमेगा बोलेगा कि चलो टेंशन मत लो, मैं बढ़ जाता हूँ ताकि अपना जो एंगुलर मोमेंटम है वो वही रहे। क्यों, क्यों जरूरी है आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू होना, क्योंकि ये जो है सिस्टम, इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो एक्ट नहीं किया। क्लियर है ये बात। तो देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, the man stands on a low friction turntable with weights are extended. His rotational inertia capital I with the help of the extended weights is relatively large in this position. As he slowly turns, his angular momentum is the product of his rotational inertia and rotational velocity, मतलब I into omega. When he pulls the weights inward, the rotational inertia of his body and the weight is considerably reduced. तो रिजल्ट क्या हुआ, his rotational speed increases, मतलब कि ओमेगा जो है वो बढ़ गया। और this example is best appreciated by the turning person who feels changes in rotational speed that seem to be mysterious। मतलब अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, फिजिक्स उसको ज्यादा नॉलेज में ना हो, तो उसको तो ये जादू सा लगेगा कि ये क्या हुआ, उसने बस अपने हाथ को करीब लाया और यहाँ पर उसका घूमने का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा हो गया, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों जो कि बहुत कॉमन है, वो है स्केटर्स का, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है, दिस प्रोसीजर इज यूज्ड बाय अ फिगर स्केटर who starts to whirl with her arms and perhaps a leg extended and then draws her arms and leg in to obtain a greater rotational speed। ये तो ऑब्वियस है ना, अगर कोई स्केटर है वो शुरुआत में किस तरीके से घूम रही थी, वो मान लीजिए अपने एक पैर को थोड़ा एक्सटेंड करके रखी थी और हाथों को भी मान लीजिए थोड़ा एक्सटेंड करके रखी थी, और तब अगर वो वर्ल कर रही थी, है ना, तो उस समय उसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड मान लीजिए कुछ थी, वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी अगर वो अपने हाथ को और अपने एक पैर जिसे इसने थोड़ा फैला करके रखा था उसको अगर अपने बॉडी के पास लाए। क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सिस्टम का या उस लड़की का अबाउट द एक्सिस जिसके अबाउट वो घूम रही है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो अगेन जिम्मेदारी किसकी बढ़ जाती है, एंगुलर मोमेंटम को वापस से मेक श्योर करने की कि वो उतना ही हो जाए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो इसीलिए उसकी रोटेशनल स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको यही बात समझाने के लिए ये डायग्राम का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको समझाया, ये किस तरीके से शुरुआत में अपने हाथों को फैला करके रखी थी और अपने पैर को भी थोड़ा दूर रखी थी, और जैसे ही इसने क्या किया, अपने अ, एक पैर और दोनों हाथों को अपने बॉडी से वापस से करीब लाई। अब देख पा रहे हैं कि इसका ओमेगा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई जिम्नास्ट है ना, वो it is that gymnast is spinning freely in the absence of unbalanced torques on his or her body, angular momentum does not change. However, rotational speed can be changed by simply making variations in rotational inertia. This is done by moving some part of the body toward or away from the axis of rotation. देखिए किस तरीके से ये इसने जब जंप लगाया, तो अब इसके बाद इसने अपने, कभी देखिए यहाँ पर देखिए इसने किस तरीके से अपने बॉडी को एकदम छोटा कर लिया है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने अपने बॉडी को पूरा एक्सटेंड कर दिया। तो अलग अलग केसेस में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का चेंज होता जाएगा, और उसके हिसाब से जो है एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। अगर आप ओलंपिक वगैरह देखते हैं तो आपने ये सारी चीजों को नोटिस बिल्कुल करा होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने इतनी थ्योरी कर ली है कि अब हम लोग कुछ सवालों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। अ व्हील इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस व्हिच इज केप्ट वर्टिकल. An identical wheel initially at rest is gently dropped into the same axle and the two wheels start rotating with common angular speed. Find this common angular speed. तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो नीचे वाली व्हील है ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पर घूम रही थी, है ना। तो अगर ये ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से घूम रही थी, तो हम लोग ऊपर से यहाँ पर क्या लाए, एक और व्हील लाए जो कि इनिशियली क्या थी, विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट, और इसको बहुत ही जेंटली ड्रॉप किया हम लोगों ने, है ना, इसके ऊपर जेंटली ड्रॉप किया। अब क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन करके साथ में लेटर से किसी दूसरे ओमेगा से घूमने लगे, है ना। तो आइए वो दूसरा ओमेगा निकालते हैं। लेट मी से कि अब जो नया ओमेगा हो गया वो हो गया ओमेगा डैश। तो अब आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों को मिला करके सिस्टम बोल दूं, है ना, अगर मैंने इन दोनों को मिला करके सिस्टम बोल दिया, तो ये जो एक्सिस है, इनकी कॉमन जो एक्सिस है ना, इसके अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या? नहीं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं लग रहा है। तो फिर क्यों एक की स्पीड कम होगी, एक की स्पीड ज्यादा होगी? बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, है ना, एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि एक की ऑब्वियसली कम हुई होगी, एक की बढ़ गई होगी, और एंड में दोनों साथ में घूमने लगे। तो अब हमारे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर खेल इंटरनल टॉर्क्स का है। तो इंटरनल टॉर्क के कारण तो एंगुलर मोमेंटम में सिस्टम के कोई भी चेंज नहीं आ सकता है। तो चलिए बहुत आसान सवाल हो गया ये। शुरुआत में हम लोग बोल देते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो था, सॉरी, हाँ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो था वो कितना हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क का मैं मान रहा हूँ आई, दूसरे का भी आई मानना पड़ेगा इसी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों आइडेंटिकल व्हील्स है। तो आई इंटू ओमेगा शुरुआती एंगुलर मोमेंटम है। बाद में ये कितना हो जाएगा, बाद में आप देख रहे हैं कि दो तो यहाँ पर डिस्क आ गए, तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और नया ओमेगा मैंने क्या बोल दिया, ओमेगा डैश। तो यहाँ से आप देखिए बहुत सिंपल सवाल लग रहा है ये, ओमेगा डैश कितना आ गया, ओमेगा अपॉन 2, है ना। तो मुझे पहले से ये तो अंदाजा था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, क्योंकि एक दूसरे से जब ये टकराएंगे तो क्या होगा, एक एक की एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एक की ज्यादा होगी। दोनों की तो नहीं बढ़ सकती है ना, एनर्जी पैदा तो नहीं हो सकती है, राइट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंगुलर इंपल्स। आपको ध्यान होगा इंपल्स तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। इंपल्स का मतलब क्या होता था, इट वाज चेंज इन मोमेंटम। और कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, राइट। तो इंपल्स बेसिकली हम लोग पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मतलब दो लोग नहीं, 11 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और बॉलर ने बॉलिंग की और बैट्समैन ने जोर से बल्ला चलाया और बॉल को दूर भेज दिया ना। तो ड्यूरिंग द टाइम जब बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द बैट, दैट टाइम इंटरवल वाज वेरी लेस, है ना। उस बहुत कम टाइम इंटरवल में भी बैट ने क्या करा, इतना जबरदस्त फोर्स लगाया कि वो बॉल जो है सीधा स्टेडियम के बाहर चली गई, है ना। तो वैसे फोर्सेस को हम नाम देते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर है ये बात।
अब ये जरूरी नहीं है कि मोमेंटम सिर्फ इम्पल्सिव फोर्सेस के कारण ही चेंज हो। मोमेंटम जो है वो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस के कारण भी चेंज हो सकता है, अगर टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है। मतलब एक हल्का फुल्का ही फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर वो बहुत देर तक लग रहा है तो हम लोग कह देंगे कि वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोमेंटम में चेंज ला सकता है। लेकिन एक इम्पल्सिव फोर्स के कारण क्या फायदा हो जाता है कि वो बहुत कम वक्त में भी ठीक ठाक मोमेंटम में चेंज ला सकता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई रिवीजन की। अब आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है? एंगुलर इम्पल्स। तो आपको बस रिमाइंड करा दिया मैंने कि इम्पल्स क्या था, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, है ना। जिस तरीके से इम्पल्स मोमेंटम चेंज करता था, उसी तरीके से एंगुलर इम्पल्स क्या करेगा, वो एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। तो जिस तरीके से आपको याद होगा, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था? इम्पल्स का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, है ना। ये लीनियर इम्पल्स होता था, ठीक है ना। लीनियर इम्पल्स वाज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एंगुलर इम्पल्स है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या हो जाएगा, टाउ। तो इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt, और लिमिट भर देंगे जब से जब तक के लिए चाहिए। तो यहाँ पर जे से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं एंगुलर इम्पल्स को। तो जे बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt। और ये आया कहां से, तो देखिए टाउ बराबर हम लोग जानते हैं dl बाई dt होता है, आपको याद है ना। ये टॉर्क कौन सा होता था, टॉर्क एक्सटर्नल होता था। तो इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt बराबर जे कैसे आया, तो टाउ बराबर dl बाई dt, तो dt को इधर भेज दिए। तो टाउ dt बराबर क्या हो गया, dl हो गया, और दोनों तरफ हम लोगों ने इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इसी चेंज इन, है ना, चेंज इन, ये क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर इम्पल्स। क्योंकि जब दोनों तरफ यहाँ पर आप देखें ना इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, dl की L1 से L2, और टाउ dt में लिमिट क्या रख देंगे, T1 से T2, और T1 T2 इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt, इसी का तो नाम क्या है, एंगुलर इम्पल्स। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एंगुलर इम्पल्स ऑफ द रिजल्टेंट। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टू स्मॉल balls A and B each of mass m are attached rigidly to the ends of a light rod of length d. The structure rotates about the perpendicular bisector of the rod at an angular speed omega. Calculate the angular momentum of the individual balls and of the system about the axis of rotation. तो चलिए, जैसा कि सवाल की डिमांड है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉल्स। पहले अपना फोकस जो है इस पे रखते हैं, ठीक है। तो सवाल में बोला गया, जैसा डायग्राम में भी दिख रहा है, कि यहाँ पर ए और बी इन दोनों लोकेशंस पर क्या है, दो स्मॉल बॉल्स हैं, और दोनों का मास क्या है, एम और एम ही है ना। और ये जो रॉड है ये लाइट है, लाइट रॉड हो गया, लाइट रॉड हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइट रॉड के लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मास नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं आएगा, है ना। वरना कितना आ जाता, ml²/12, लेकिन यहाँ पर m कितना है, m तो है 0, इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है बात। अब उसके अलावा देखिए क्या बोल रहा है कि ये O से पास करने वाली एक्सिस जो कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट ये रोटेट कर रही है ना। तो अपने को निकालना है क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉल्स। तो चलिए, बहुत आसान सवाल लग रहा है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इन दोनों बॉल्स का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिस बॉल ए, है ना, इसका निकालते हैं पहले एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि O के अबाउट जितना आएगा वही इस एक्सिस के अबाउट भी आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं O पॉइंट से देखूं, है ना, तो R वेक्टर तो ये हो गया और MB वेक्टर ये हो गया, है ना। तो R क्रॉस MB की डायरेक्शन कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, आपकी तरफ। तो जो एक्सिस है वो भी तो आपकी तरफ ही है। इसका मतलब इस बार में अगर O के अबाउट ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो निकाल लूंगा, तो दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन आल्सो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये निकालना बहुत आसान है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ऑफ ए कितना आ जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो m इंटू, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी d/2 इंटू ओमेगा, और स्पीड तो आ गई,
और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ओ से ए तक की कितनी है, वो तो है d/2। तो ये कितना आ गया, m ओमेगा डी स्क्वायर बाय 4। अच्छा ये डी ओमेगा बाय 2 क्यों आया, मैंने v बराबर आर ओमेगा यूज करा। यहाँ पर की जो स्पीड होगी v वो किसके बराबर होगी, r इंटू ओमेगा, फिर r इज इक्वल टू ओवर हियर d/2, और ओमेगा तो अपने को दिया ही है ना। इस तरीके से ओमेगा से ये सिस्टम घूम रहा है। अच्छा अब आप एक बात और देखिए कि अगर मैं इस D वाले पॉइंट मास को देखूं तो इसके लिए क्या डायरेक्शन अलग आएगी, बिल्कुल नहीं। R क्रॉस एम बी अगर आप करेंगे तो R वेक्टर इस बार ये हो गया, एम बी वेक्टर ऊपर हो गया। तो फिर से आप देखिए कि R क्रॉस एम बी जो है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, अगेन सेम आ रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का ही एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और आना भी तो चाहिए था, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर बराबर क्या होता है, आई इंटू ओमेगा वेक्टर। दोनों के लिए ए और बी दोनों के लिए ही ओमेगा वेक्टर तो क्या था, सेम था। और हम लोग सिमेट्री से देख पा रहे हैं कि दोनों का एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, एम ओमेगा डी स्क्वायर बाय 4। अब दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में बोला है पूरे सिस्टम का कितना होगा मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम। तो कुछ नहीं, दोनों का अब ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, हम लोग जानते हैं एम ओमेगा डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एम ओमेगा डी स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल टू एम ओमेगा डी स्क्वायर बाय 2। ऐड क्यों किए, क्योंकि दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा था उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसकी डायरेक्शन थी आउट ऑफ द प्लेन। ऑलराइट ऑलराइट बच्चों, तो अब नेक्स्ट सवाल आ गया अपने सामने, और सवाल है टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each are attached to a light rod of length d, one at its center and the other at a free end. The rod is fixed at the other end and is rotated in a plane at an angular speed omega. Calculate the angular momentum of the particle at the end with respect to the particle at the center. ऑल राइट, तो बड़ा मजेदार सवाल हो गया ये तो। अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास कितना कितना है, m है, फिर से अपने को क्या दे दिया है, लाइट रॉड, मतलब रॉड का कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रहेगा, ऑफ लेंथ d, वन एट इट सेंटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी d/2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी d/2 है। अब क्या बोला है, रॉड तो फिक्स थी, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये पूरी की पूरी रॉड ऐसे घूम रही है ना। तो ए और बी को भी मजबूरन घूमना ही पड़ेगा। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड, लेकिन किसके नजरिए से, सेंटर से नहीं। बहुत मजेदार सवाल है ये। ए के नजरिए से बी का एंगुलर मोमेंटम अपने को निकालना है। तो चलिए सोचते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों एक चीज निकाल लीजिए कि ए पॉइंट की स्पीड कितनी होगी। ए पॉइंट की स्पीड होगी ओमेगा इंटू d/2। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, v बराबर आर ओमेगा का। इस ए पॉइंट के लिए जो रेडियल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, d/2 थी। उसी तरीके से बी पॉइंट की रेडियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो तो d हो जाएगी, है ना, क्योंकि ए से बी की दूरी एक्स्ट्रा d/2 है। तो मतलब कि बी पॉइंट पर जो पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी d इंटू ओमेगा। तो इसीलिए देखिए मैंने एरो का साइन जो है थोड़ा बड़ा दिखाया बी पर, थोड़ा बड़ा क्या, एग्जैक्टली डबल दिखाया। ऑलराइट, तो अब आप देखिए कि मुझे ए के नजरिए से बी के मोशन को देखना है। तो ए के नजरिए से बी के एंगुलर मोमेंटम को अगर मुझे ऑब्जर्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बचपन में आपने पढ़ा था एक चैप्टर रिलेटिव मोशन, उसका बहुत जबरदस्त यूज यहाँ पर होगा। अगर हमें किसी के नजरिए से किसी को देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि उसकी स्पीड को जीरो करते हैं। तो इसकी स्पीड को जीरो करने के लिए क्या करें, इसे नीचे वही दे दो जो इसके पास ऊपर है, दैट इज ओमेगा d/d वेलोसिटी, सॉरी ओमेगा d/2 वेलोसिटी, इसको नीचे की तरफ दे दो। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो काम हम लोग एलएचएस में करेंगे वही काम हमारे को आरएचएस में करना होगा, तभी तो सिस्टम जो है वो उसकी मतलब वो सही रहेगा ना, इक्वेशंस जो है वो सही रहेंगी। ऐसा मैथमेटिक्स में हम लोग सीखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए x बराबर y है, तो अगर x में +2 कर रहे हैं तो y में भी क्या करना होगा, +2 करना होगा। चलिए ये तो छोटी सी बचपन की बात है। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो नीचे हमने क्या किया, a के साथ इसके नीचे ओमेगा d/2 दिया, तो b के साथ भी वही करते हैं, b को भी नीचे की तरफ दे देते हैं, कितना, ओमेगा d/2। क्लियर है ये बात। तो अब इफेक्टिवली क्या हो गया, इफेक्टिवली ये हो गया कि ए के पास अब कोई भी वेलोसिटी नहीं, देखिए खत्म, है ना, कुछ नहीं बचा बेचारे के पास। अब बी के पास क्या आ गया,
ओमेगा डी ऊपर की तरफ था, लेकिन अब ओमेगा डी बाई टू हमने इससे नीचे की तरफ दे करके कम करवा दिया। तो अब बी के पास कितना रह जाएगा? तो बी की वेलोसिटी अब कितनी रह जाएगी? सिर्फ और सिर्फ ओमेगा डी बाई टू, है ना। तो अब अगर मैं ए पॉइंट पर बैठ जाऊं और यहां से अगर बी के मोशन को देखूं, तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो बी है वो कितने स्पीड से जा रहा है? ओमेगा डी बाई टू से। और साथ ही साथ मेरे इस मतलब कि ए और बी के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी है वो कितनी है? वो डी बाई टू है। तो मैं बड़े आराम से कह दूंगा अब कि इसके नजरिए से इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एल बराबर एम, वी कितना लिख दें? ओमेगा डी बाई टू, और आर कितना लिख दें? डी बाई टू। तो ये कितना आ गया? एम ओमेगा डी स्क्वायर अपॉन फोर। क्लियर है ये बात? चलिए, तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t equal to 0 from a point P with the speed v naught at an angle of 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and the direction of the angular momentum of the particle about the point P at time t equal to v naught by g. चलिए, तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को t बराबर 0 पर हमने प्रोजेक्ट करा, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसका नाम है P। अब इनिशियल स्पीड इसको कितनी दी गई? इनिशियल स्पीड इसको दी गई थी v नॉट, ठीक है। और एंगल जो था वो कितना था? 45 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि अपने को बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ई कितने देर बाद? t बराबर v नॉट बाई जी के बाद। तो चलिए देखते हैं कि t बराबर v नॉट बाई जी का क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वो हाफ टाइम से ज्यादा या हाफ टाइम से कम है। तो मैं देख लेता हूँ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा बाई जी, मतलब 2u sin 45 डिग्री अपॉन जी। तो यहां से कितना आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट? u बाई जी को तो u की वैल्यू तो चलिए कितनी रख देंगे? v नॉट रख देंगे जैसा सवाल में दिया है। v नॉट अपॉन जी हो गया, और 2 इंटू वन बाई रूट टू, वो कितना हो जाएगा? रूट टू हो जाएगा। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कितना आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आ गया v नॉट अपॉन जी बाय रूट टू, है ना। तो हाफ टाइम यहाँ पर हो रहा है ना। हाफ टाइम पर हमें पता है कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहेगा। तो v नॉट बाई जी रूट टू की वैल्यू होती है 0.707 v नॉट बाई जी। वन बाई रूट टू की वैल्यू एक्चुअली होती है 0.707, ठीक है ना। तो अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो अपने को टाइम दिया है वो तो 1 वी नॉट बाई जी है, और हाफ टाइम होता है 0.707 वी नॉट बाई जी। इसका मतलब ये पार्टिकल कहीं आगे होगा। क्लियर है ये बात? तो देखिए, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी है, ये इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मैंने आर वेक्टर बना दिया, और ये मैंने दिखा दिया है एम इंटू वी वेक्टर, है ना। वेलोसिटी कैसी होगी? इस ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो अब मुझे सोचना है कि किस तरीके से मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल निकालूं, है ना। तो एक आइडिया तो मुझे आ रहा है कि क्यों ना मैं आर वेक्टर और एम वी वेक्टर दोनों का क्या कर दूं? दोनों को कंपोनेंट में ब्रेक कर दूं। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, मैंने एमपी वेक्टर को ना दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, है ना, ये कितना हो जाएगा? एम इंटू वी एक्स, और ये कितना हो जाएगा नीचे वाला? एम इंटू वी वाई, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो वी वाई है उसको मैंने यहाँ पर, चलिए यहाँ पर स्पीड दिखा दिया ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। उसी तरीके से मैंने आर वेक्टर का एक कंपोनेंट ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे मैं चलिए कॉल कर देता हूँ एक्स। और इसी तरीके से आर वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, इसको मैं कॉल कर देता हूँ वाई। तो अब एक एक करके हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले डील करते हैं एक्स और एम वी वाई से, है ना। तो अगर मैं एक्स और एम वी वाई से डील करूं, देखिए मैं ऐसा क्यों करने का सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम नेट कितना हो जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर। समझ पा रहे हैं आप बात? तो ये कितना हो जाएगा? आर वेक्टर को क्या मैं लिख दूंगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्रॉस एम वी वेक्टर को क्या लिख दूंगा? एम इंटू वी एक्स आई कैप और माइनस एम इंटू वी वाई जे कैप, क्योंकि मुझे पता है कि वी वाई की डायरेक्शन कैसी है? माइनस जे के लॉग है ना। तो अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो मुझे पता है कि ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स आई कैप क्रॉस माइनस एम वी वाई जे कैप, सही है यहां तक, प्लस वाई जे कैप क्रॉस
एम वी एक्स आई कैप। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक्स आई कैप का एम वी एक्स आई कैप के साथ क्रॉस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स होते हैं या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो आता है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं एक एक करके दोनों से डील कर रहा हूँ, ये एक हो गया और ये एक अलग हो गया। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों जो है इस तरीके से ऐड हो रहे हैं। क्यों ऐड हो रहे हैं जरा देखिए यहाँ पर आप देखिए तो ये जो x है और जो एम वी वाई है, इन दोनों का जब आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस ले रहे हैं, तो x और एम वी वाई इन दोनों का क्रॉस ले रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगाने पर थंब की डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन आ रही है। और इसी तरीके से y वाला और क्रॉस अगर एम वी एक्स के साथ करें तो इसकी भी डायरेक्शन देखिए, राइट हैंड थंब रूल से y पर मैंने हाथ को रखा और एम वी एक्स के अलॉन्ग इसे रोटेट करा, तो अगेन डायरेक्शन जो है थंब की अंदर की तरफ आ रही है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो भी अंदर की तरफ ही आएगा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली भी अंदर की तरफ ही है। तो यहाँ पर इसी कारण से यहाँ पर प्लस का साइन है। तो जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि x क्रॉस माइनस एम वी वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस एम वी एक्स आई कैप कितना आएगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक एक करके x निकालते हैं, vy निकालते हैं, y निकालते हैं और vx निकालते हैं। तो x बराबर सबसे पहले निकालते हैं ना, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, हमें पता है कि x के लॉन्ग जो स्पीड होती है दैट इज v नॉट cos 45 डिग्री। उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि x के लॉन्ग हमें पता है कि x के लॉन्ग तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो कांस्टेंट स्पीड से ये जाता रहेगा, राइट। तो x के लॉन्ग हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम अपने को दिया हुआ था v नॉट बाई जी, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, v नॉट बाई रूट टू ऑलरेडी है और इसको v नॉट बाई जी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया v नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू इंटू जी। इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो ये कितना बन जाएगा, u की वैल्यू है v नॉट, साइन थीटा है 1/√2, t दिया हुआ है v नॉट बाई जी और माइनस हाफ इंटू जी इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो यहाँ से g से एक g चला गया, तो ये कितना बन गया, v नॉट स्क्वायर बाय, है ना, ये बन गया v नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू डी माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर 2 भी आएगा ना, तो अपने को y भी मिल गया, ठीक है। तो अब अगला काम क्या करना है, अगला काम अपने को निकालना है vx। vx तो बहुत ही आसान है, vx तो कभी चेंज ही नहीं होता है और वो कितना है, v नॉट बाय रूट टू। अब आ जाते हैं vy निकालने के लिए ना, तो मुझे पता है कि vy जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं vy वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, vy वेक्टर बराबर u साइन थीटा टी, v बराबर, सॉरी v बराबर होता है u प्लस 80 ना, तो ये कितना हो जाएगा, ui माइनस dt। तो ये कितना आ गया, ये आ गया u की वैल्यू थी v नॉट साइन थीटा 1/√2 माइनस g इंटू टाइम कितना था, v नॉट बाय g था। तो मुझे पता है कि vy वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पर vy से रिप्लेस करूं, मतलब समझ रहे हैं, वेलोसिटी से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसे स्पीड में, तो मुझे इससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस टाइम्स v नॉट बाय रूट टू माइनस जी वी नॉट अपॉन जी, जी से जी चला गया तो ये कितना बन गया, ये बन गया v नॉट माइनस v नॉट अपॉन रूट टू। तो ये क्या है vy, ये डाउनवर्ड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो कैलकुलेशन करने के पहले बच्चों एक चीज आप देख लीजिए, i क्रॉस माइनस जे है ना, i क्रॉस माइनस जे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं वो होगी इनटू द बोर्ड, मतलब कि ये हो जाएगी माइनस के कैप के अलॉन्ग। इसी तरीके से j क्रॉस आई है ना, तो j क्रॉस आई इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इसकी डायरेक्शन भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इनटू द प्लेन होगी। और I और J ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो सिंपली मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड है माइनस के कैप के अलॉन्ग, और सिंपली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों को हमें क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मतलब कि
x को किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, x को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए mvy के साथ, और y को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए mbx के साथ, और दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो बच्चों वही चीज देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, l वेक्टर बराबर जो है उसको मैंने क्या लिख दिया, l वेक्टर बराबर मैंने लिख दिया x mvy प्लस y mvx, और डायरेक्शन मैंने दोनों की कॉमनली लिख दी माइनस k कैप। अब एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं, जो x vy y और vx की हम लोगों ने निकाली थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने x की वैल्यू भर दी कितनी, वी नॉट स्क्वायर बाय रूट टू जी, vy की वैल्यू भर दी वी नॉट माइनस वी नॉट बाय रूट टू, y की वैल्यू भर दी कितनी, वी नॉट स्क्वायर बाय जी, वन बाय रूट टू माइनस वन बाय टू, और vx की वैल्यू मैंने भर दी वी नॉट बाय रूट टू। तो ये LH जो है ये क्या है, इस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो चलिए इसे और फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा m v नॉट क्यूब अपॉन रूट टू जी, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस m v नॉट क्यूब अपॉन रूट टू जी, प्लस m v नॉट क्यूब ये तो आएगा ही अपॉन टू जी, माइनस m v नॉट क्यूब अपॉन रूट टू जी। क्या कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ कैंसिल आउट तो हाँ ये हो गया ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बच क्या गया, बच गया एम वी नॉट क्यूब, ये तो चलिए कॉमन आ गया, और इसके अलावा क्या बन गया, वन बाय रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू, और बाहर ले लेते हैं किसे, जी को, है ना। तो अगर इसे हम लोग देखें फर्दर तो ये और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर मैं अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बाई टू रूट टू बन जा रहा है और ये 1 बाई टू रूट टू बन जा रहा है। तो ये कितना आ गया, एम वी नॉट क्यूब अपॉन जी, 2 बाई टू रूट टू माइनस 1 बाई टू रूट टू इज 1 बाई टू रूट टू। तो ये हो गया कितना। अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम फाइनली लिख दूं तो वो कितनी आ जाएगी, एम वी नॉट क्यूब अपॉन रूट टू जी, और डायरेक्शन जो मैंने निकाल रखी है कई तरीकों से वो क्या आ रही है, माइनस के कैप। ऑलराइट ऑलराइट बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिगर शोज टू सिलेंडर्स ऑफ रेडियाई r1 and r2 having moment of inertia I1 and I2 about their respective axes. Initially the cylinders rotate about their axis with angular speeds omega 1 and omega 2 as shown. The cylinders are moved closer to touch each other, keeping the axis parallel. The cylinders first slip over each other at the contact, but the slipping finally ceases due to the friction between them. Find the angular speeds of the cylinders after slipping ceases. तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो अलग अलग सिलेंडर है और एक, जैसे कि पहला वाला जो है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और जो दूसरा वाला है वो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, और दोनों की एंगुलर स्पीड्स भी अलग अलग दे रखी है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, रेडियस भी अलग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग। तो अब बोला गया है कि हम लोगों ने क्या करा कि इन दोनों को टच कराया, है ना, और फ्रिक्शन थी जिसके कारण क्या हो गया, जिसके कारण फाइनली स्लिपिंग जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि फ्रिक्शन यही तो चाहता है, फ्रिक्शन का एक ही मोटिव होता है कि दो बॉडीज के बीच में किसी तरह रिलेटिव स्लिपिंग को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से इन दोनों को टच कराया गया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको पास ले गया गया, ये एक जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पर ऐसे ले जाके इसको जब छोड़ दिया गया, और हमें जरूरत है इसको भी ऐसे पकड़ के रखने की, इसको भी ऐसे ऊपर से, मान लीजिए कोई इंसान जो है वो इसे होल्ड करके रखा है ना। क्यों होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि ये देखिए कि ये ओमेगा 1 से जा रहा है, ये ओमेगा 2 से जा रहा है, राइट। तो एक दूसरे पर ये लोग फ्रिक्शन लगा रहे हैं, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी, एक पर ऊपर होगी एक पर नीचे होगी। तो अगर कोई इंसान इन दोनों को होल्ड करके नहीं रखेगा तो ये दोनों तो भाग लेंगे ऊपर नीचे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों को होल्ड करके रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी, है ना। जो डिस्क को बस इस टेबल पे या फिर जो जहां पर भी ये दोनों रखे हैं उस पे दबा करके रखा है ना। तो चलिए सोचते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है। बेसिकली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि एक्चुअली फ्रिक्शन एक्ट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पर, किसी एक पर ऊपर कर रहा होगा, किसी एक पर नीचे कर रहा होगा। तो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ओमेगा 1 R1 जो है वो ज्यादा था ओमेगा 2 R2 से, है ना। ऐसा मान लीजिए, मैंने एज्यूम कर लिया, एंड में सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उल्टा भी एज्यूम कर सकते हैं।
तो ओमेगा 1 R1 मान लीजिए ज्यादा था, है ना। मैं चलिए इसको शो कर देता हूँ यहाँ पर एरो से। लेट अस से कि शुरुआत में ओमेगा 1 R1 जो है ऐसा था, है ना, ये रहा ओमेगा 1 R1। और शुरू में जो ओमेगा 2 R2 था वो कैसा था, वो थोड़ा कम था। तो चलिए मैं थोड़ा कम दिखा देता हूँ ना यहाँ पर। तो ये मेरा क्या बन गया, ओमेगा 2 R2। तो होगा क्या, आप ये बताइए। ये जो रेड वाली एरो है इसको बढ़ना होगा और जो ग्रीन वाली एरो है इसको छोटा होना पड़ेगा, सच दैट कि इन दोनों की स्पीड एक कॉमन आ जाए और उसके बाद फ्रिक्शन विल स्टॉप एक्टिंग। क्योंकि फ्रिक्शन शो ऑफ नहीं करता है, फ्रिक्शन तभी तक एक्ट करता है जब तक उसकी जरूरत होती है ना। तो एक बार जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो फ्रिक्शन जो है यहाँ पर आकर के परेशान नहीं करेगा, है ना। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो ओमेगा 2 R2 है चूंकि वो कम है तो उसको फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर सेंस में है, और ओमेगा 1 R1 चूंकि ये ज्यादा है तो इसको कम होना पड़ेगा, तो इसको फ्रिक्शन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लगेगी इस पर, है ना। तो एक दोनों पर फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो लेकिन क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर एक दूसरे पर एफ लगा रहा है तो पहला भी दूसरे पर एफ ही लगाएगा। तो चलिए अब हमें यह समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो इंडिविजुअली एक एक को क्या करना चाह रहा है। जैसे जो छोटे वाले रेडियस वाला है उसकी फ्रिक्शन क्या करनी चाह रही है, फ्रिक्शन चाह रहा है कि छोटे वाले डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी बढ़े, और जो बड़ा वाला है सिलेंडर उसके लिए फ्रिक्शन क्या चाह रहा है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं इस सवाल को। बच्चों ध्यान देने वाली बात एक और है कि फ्रिक्शन यहाँ पर कैसा है, काइनेटिक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की स्पीड अगर अलग अलग है तो स्लिपिंग हो रही है ना। तो मान लेते हैं कि टी टाइम तक स्लिपिंग हुई, कितने टाइम तक, टी टाइम तक स्लिपिंग हुई, और फ्रिक्शन यहाँ पर इंपल्सिव नहीं है लेकिन फिर भी टाइम देखिए फाइनाइट है। तो अगर टाइम फाइनाइट है और फोर्स अगर नॉन इंपल्सिव भी है तो भी हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम तो आएगा ही। क्यों, क्योंकि देयर विल बी सम एंगुलर इंपल्स। तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt, राइट। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। और बढ़िया बात यह है कि दोनों ही केसेस में रेडियस और फोर्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। और साथ ही साथ फ्रिक्शन काइनेटिक होने के कारण क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया तो हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे, एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा, टाउ इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क जो है वो भी कांस्टेंट होगा। तो चलिए एक एक करके दोनों सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब इक्वेशंस पर आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं बड़े वाले सिलेंडर के लिए ना, तो इस पर, है ना, इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, इस पर टॉर्क लग रहा है F × R1। और उसके अलावा कितने देर तक लग रहा है ये टॉर्क, टी टाइम तक, है ना। मैं मान रहा हूँ कि टी टाइम के बाद स्लिपिंग जो है वो बंद हो गई। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया एंगुलर इंपल्स। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के। क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने मैग्नीट्यूड रखा है तो राइट साइड में भी मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है ना, इसके लिए मैंने क्या अज्यूम करा था कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट है मतलब ओमेगा 1 R1 ये ज्यादा है तो धीरे धीरे ये कम होगा। तो इसीलिए मैं लिख दूंगा I1 इंटू ओमेगा 1, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये रहा, माइनस I1 इंटू ओमेगा 1 डैश। मैं मान लेता हूं कि ओमेगा 1 डैश क्या है, इस बड़े वाले सिलेंडर का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इनिशियली इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे छोटे वाले सिलेंडर के लिए क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ F/2 × T, है ना। इस बार ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर इंपल्स। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए, आप सोचिए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के। और जो छोटा वाला सिलेंडर है उसकी तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ रही है तो मैं क्या लिख दूंगा, I2 इंटू ओमेगा 2 डैश माइनस I2 इंटू ओमेगा 2। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैंने दोनों साइड को क्या रखा, हमेशा पॉजिटिव रखा है। इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है ना, इसलिए मैं ये तरीका फॉलो करता हूँ। तो अब अपने को तो एक और इक्वेशन चाहिए होगी क्योंकि यहाँ पर दो अननोन आ गए। तो आप सोचिए कि एक और इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाए जब ओमेगा 1
डैश इंटू आर वन किसके बराबर हो जाए, ओमेगा टू डैश इंटू आर टू के, उस समय दोनों के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अब मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई, और सॉरी हाँ तीन इक्वेशन आ गई, और मुझे इन तीनों का इस्तेमाल करके क्या निकालना है, ओमेगा वन डैश और ओमेगा टू डैश। तो चलिए कोशिश करना चालू कर देते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि क्यों ना इन दोनों को वन और टू इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। उसे स्ट्रेट अवे एफ टी देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या इक्वेशन आ गई, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आई वन ओमेगा वन माइनस आई वन ओमेगा वन डैश डिवाइडेड बाय आई टू ओमेगा टू डैश माइनस आई टू इंटू ओमेगा टू, है ना। अब मेरे पास थर्ड इक्वेशन और ये इसका नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन ना। तो अब बेसिकली थ्री और फोर ये दोनों इक्वेशन है अपने पास। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए कि मुझे पहले ओमेगा वन डैश चाहिए, है ना। तो ओमेगा टू डैश की वैल्यू जो है तीसरी वाली इक्वेशन से मैं उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ चौथी इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आई वन इंटू ओमेगा वन माइनस आई वन इंटू ओमेगा वन डैश डिवाइडेड बाय आई टू इंटू ओमेगा टू डैश को मैं कितना बोल दूं, मैं बोल दूंगा ओमेगा वन डैश आर वन डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आई टू इंटू ओमेगा टू। सही है यहाँ तक। तो अब देखिए मुझे एक इक्वेशन मिल गई किसके अंदर, ओमेगा वन डैश के ऊपर ना। तो डायरेक्टली मेरे को इससे जवाब आ जाना चाहिए। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई टू अपॉन आर टू इंटू ओमेगा वन डैश आर वन का स्क्वायर माइनस आई टू ओमेगा टू आर वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई वन ओमेगा वन आर टू माइनस आई वन ओमेगा वन डैश आर टू। सही है यहाँ तक। तो चलिए ओमेगा वन डैश को एक तरफ ले आते हैं। तो ओमेगा वन डैश को अगर एक तरफ लाना है तो आई विल राइट आई टू आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू इंटू ओमेगा वन डैश प्लस आई वन ओमेगा वन डैश इंटू आर टू इज इक्वल टू आई वन ओमेगा वन आर टू प्लस आई टू ओमेगा टू आर वन, है ना। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर R2 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बन गया, आई टू आर वन स्क्वायर ओमेगा वन डैश प्लस आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा आई वन ओमेगा वन डैश इंटू आर टू का स्क्वायर। सही है। दिस इज इक्वल टू आई वन ओमेगा वन आर टू प्लस आई टू ओमेगा टू आर वन। तो फाइनली अब देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कि ओमेगा वन डैश को बड़े आराम से अलग किया जा सकता है। तो ओमेगा वन डैश कितना आ जाएगा, आई वन ओमेगा वन आर टू प्लस आई टू ओमेगा टू आर वन मल्टीप्लाइड बाय आर टू एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय आई टू आर वन स्क्वायर प्लस आई वन आर टू स्क्वायर। क्लियर है ये बात। और मुझे ये भी पता है कि ओमेगा टू डैश जो है वो किस इक्वेशन से आएगा। तो यहां पर आप देखिए कि इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन, ओमेगा वन डैश इंटू आर वन बराबर ओमेगा टू डैश इंटू आर टू। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, ओमेगा टू डैश अगर निकालना है तो ओमेगा वन डैश को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आर वन अपॉन आर टू से। अब देखिए अगर मैं इसे आर वन अपॉन आर टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बच जाएगा, तो ये बन जाएगा आई वन ओमेगा वन आर टू प्लस आई टू ओमेगा टू आर वन डिवाइडेड बाय आई टू आर वन स्क्वायर प्लस आई वन आर टू स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आर टू मल्टीप्लाइड बाय आर वन बाय आर टू। तो ये हमारा बन गया सेम ऐसा ही बन गया, बस एंड में जो आर टू है वो किससे रिप्लेस हो गया, आर वन से। क्लियर है बात। तो बेसिकली आपको इस सवाल में एक ही चीज का ध्यान देना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड को हमें क्या करना था, सेम करना था। और यहाँ पर दोनों ही सिलेंडर्स पर क्या लगा, इम्पल्स लगा। क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कहां पर आपको अभी भी डाउट आ रहा होगा। डाउट ये आ रहा होगा कि दो सिलेंडर थे तो ये तो इनके आपस की बात थी फ्रिक्शन, तो ये तो इंटरनल टॉर्क कहलाना चाहिए। तो इसके कारण सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्यों चेंज होगा। भाई बात ये है कि मैंने बताया ना, दोनों को होल्ड करके रखने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट को इसे भी पकड़ना पड़ा होगा और इसे भी पकड़ना पड़ा होगा। तो अगर इन दोनों को पकड़ करके रखना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इन दोनों पर फोर्स लगाना होगा। और आप किसी भी पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो टॉर्क तो आ जाएगा, है ना।
तो इसीलिए मैं कह सकता हूं यहां पर कि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 नहीं था। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, और वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या निकालना सीखा था कि मान लीजिए कोई पॉइंट O है और यहाँ पर कोई पार्टिकल मान लीजिए जा रहा है mv वेक्टर मोमेंटम के साथ, है ना। तो हम लोग क्या बोलते थे, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता था, r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या सीखा था कि कोई बॉडी अगर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करती थी, है ना, तो उस केस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम कितना बोल देते थे, I इंटू ओमेगा वेक्टर। लेकिन इस बार बड़ा ही अजीबोगरीब केस हो रहा है। इस बार ये बॉडी जो है रोटेशन भी कर रही है अपने सेंटर के अबाउट, और साथ ही साथ क्या कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है। तो चलिए इस बॉडी के लिए इस O पॉइंट के अबाउट अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, तो देखते हैं कैसे ये कैलकुलेशन की जा सकती है। मान लीजिए मैं किसी ith पार्टिकल को देख रहा हूँ ना, ये वाला जो पार्टिकल है ये कौन सा पार्टिकल है, कोई ith पार्टिकल है। अब O पॉइंट से अगर मैं इस ith पार्टिकल को देख रहा हूँ, तो पार्टिकल के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकालना मुझे आता है। मैं क्या बोल दूंगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, है ना, वो कितना आ जाएगा इस पार्टिकल के लिए, वो आ जाएगा mi ri क्रॉस vi। समझ पा रहे हैं बात। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिंपली इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला अबाउट पॉइंट को। अगर मुझे पूरी की पूरी बॉडी का चाहिए तो मुझे क्या लगा देना होगा, सिर्फ और सिर्फ समेशन का साइन, है ना। तो चलिए इसको फर्दर देखते हैं कि सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। आपको थोड़ा यूज करना होगा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा कि मैं आर आई वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आर आई वेक्टर माइनस आर वेक्टर ऑफ सी एम, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है यहां तक। तो अब जरा देखिए इसी के तर्ज पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बात। और मुझे ये पता है कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओरिजिन तो यहाँ पर माना है ना, जिस O पॉइंट के अबाउट में सारी चीजें निकाल रहा हूँ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैंने यहाँ पर दिखा दिया आर नॉट वेक्टर से। और चलिए मैं एक और काम कर देता हूँ, ये जो सेंटर है मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी है वी नॉट वेक्टर, है ना, तो मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि वी नॉट वेक्टर क्या है, सेंटर ऑफ मास की आगे की तरफ की स्पीड है ना। और हमें ये पता है कि अगर ये बॉडी क्या कर रही है, कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो तो सिर्फ आगे बढ़ेगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स के पास और भी अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम वीओ वेक्टर, है ना। तो चलिए यहाँ तक तो मैं आ गया। अब मुझे आर आई वेक्टर कितना मिल जाएगा, यहाँ से आर आई वेक्टर आ जाएगा आर आई विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसी तरीके से वी आई वेक्टर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पर लगा दिया, है ना। तो अब चलिए जरा इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर बॉडी अबाउट O वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई, ये तो मास है ith पार्टिकल का, मल्टीप्लाइड बाय आर आई वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर आई विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको किसके साथ क्रॉस करना है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमारे को, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि मुझे पहले क्या कर देना चाहिए, आर सेंटर ऑफ मास। इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने माना था आर नॉट वेक्टर, और बी सी एम वेक्टर को मैंने क्या माना था, बी नॉट वेक्टर, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एम आई, अगला टर्म क्या बन जाएगा, आर आई
विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना चालू कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मैंने इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया। अब क्या करूंगा, अब अगला टर्म निकालना चाहते हैं ना, तो अगला टर्म अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर ये वाला जो आर आई वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, इसका किसके साथ क्रॉस लूंगा, वीओ वेक्टर के साथ। तो मैं लिख देता हूं प्लस समेशन ऑफ एम आई, ये तो कांस्टेंट है तो कहीं पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, आर आई विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसका क्रॉस करेंगे किसके साथ, वी नॉट वेक्टर के साथ। उसके अलावा प्लस, अब बारी आई किसकी, अब आर ओ वेक्टर को किसके साथ क्रॉस लेना है, एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ। तो मैं लिख देता हूं आर ओ वेक्टर, अगेन यहाँ पर जो समेशन, ये जो आर ओ वेक्टर है ना, ये क्या है, ये तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है ये बात, तो उसे तो मैं समेशन के बाहर निकाल सकता हूं। तो क्या कर दूंगा मैं, आर ओ वेक्टर क्रॉस समेशन ऑफ एम आई वी आई सी एम, है ना, ये वेक्टर लिख सकता हूं। तो आप देखिए कि मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया ना, जैसे मुझे आर ओ वेक्टर क्रॉस वी आई सी एम करना था तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर वही मेंटेन किया, भले मैंने समेशन ऑफ एम आई से आर ओ वेक्टर को बाहर निकाल लिया, क्योंकि इसके लिए तो कोई समेशन नहीं लगना है। और आखिरी टर्म क्या बन जाएगा, आखिरी टर्म बन जाएगा, यहाँ पर देखिए आर ओ वेक्टर और वी ओ वेक्टर है ना, ये दोनों के लिए समेशन का कोई मतलब नहीं है। तो आर ओ वेक्टर बाहर निकाल लेता हूँ, क्रॉस वीओ वेक्टर बाहर निकाल लेता हूं, और उसके अलावा क्या रह जाएगा, समेशन ऑफ एम आई। तो अपने पास कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि 4 टर्म आ गए, है ना। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पर एक बहुत मजेदार चीज होने वाली है। आपको याद होगा समेशन ऑफ एम आई आर आई क्या होता था, समेशन ऑफ एम आई आर आई होता था जब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते थे, तो ये क्या बन जाता था, टोटल मास इंटू आर सी ओ एम वेक्टर। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही टर्म है, बस आई के साथ और क्या लगा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या बन जाएगा, ये अगेन टोटल मास इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आएगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पर सेंटर ऑफ मास और लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के नजरिए से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ओरिजिन के नजरिए में ओरिजिन का सेट पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। सिमिलरली समेशन ऑफ एम आई वी आई विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये बन गया टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसके नजरिए से, सेंटर ऑफ मास के खुद के ही नजरिए से। तो ये भी टर्म जीरो हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर जो 4 टर्म बने थे उसमें 2 टर्म तो गायब होने वाले हैं। और बच्चों क्या आप देख सकते हैं कौन से वो 2 टर्म हैं जो गायब होने वाले हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों टर्म बिल्कुल गायब हो गए क्योंकि ये दोनों जीरो हो गए, है ना। तो अब बच क्या क्या गया, पहला और चौथा टर्म। चलिए इनको अलग से अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों फाइनली मैंने इन दोनों टर्म्स को इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया, और अब मैं एल वेक्टर को फाइनली क्या बोल सकता हूँ, ये देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज सीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्योंकि समेशन ऑफ एम आई आर आई क्रॉस वी आई ये क्या होता, ये तो होता एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ सी एम लगा हुआ है, इसका मतलब जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आएगा। और इसके अलावा ये जो दूसरा टर्म है ये क्या बन गया, ये बन गया आप देखिए m इंटू आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर, है ना। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि ये जो टर्म है ना, ये इस तरीके से बना है एज इफ कि हम लोगों ने उस पॉइंट से, उस ओ पॉइंट से इस बॉडी को देखा, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को हम लोगों ने कनेक्ट किया, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर था उसी को तो हमने आर रो वेक्टर का, आर नॉट वेक्टर का है। और वी नॉट वेक्टर क्या था, तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड थी, है ना। और उसके अलावा एम क्या था, सेंटर ऑफ मास पर ही हम लोग टोटल मास एक्यूमुलेटेड मानते हैं। तो एक तरीके से ये जो सेकंड टर्म है ये क्या बन गया कि आप पूरे के पूरे बॉडी को क्या मान ले, एक पॉइंट मास मान ले सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मास, और उसको एक पार्टिकल मान करके एंगुलर मोमेंटम निकालिए। तो पहला जो टर्म आया वो क्या आया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास।
अब आप देखिए एक बॉडी जो है ये मान लीजिए आगे भी जा रही है और घूम भी रही है, तो सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएंगे तो क्या हमें आगे जाने वाला मोशन दिखाई देगा? नहीं, हमें क्या दिखाई देगा कि सिर्फ ये बॉडी जो है हमारे चारों तरफ घूम रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी जो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन कर रही है ना, वो निकालने का बहुत आसान तरीका है। पहला काम आप क्या करेंगे, आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे और देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास के हिसाब से इस बॉडी का रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है, मतलब रोटेशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आ रहा है। और उसके बाद आपने रोटेशन वाली चीज टैकल कर ली। अब क्या देखेंगे कि उस पॉइंट के अबाउट अगर ये पार्टिकल है, मतलब कि पूरा का पूरा बॉडी जो है रिजिड बॉडी, उसका आप क्या मान लेंगे, पॉइंट मास। और फिर देखेंगे कि ये पॉइंट मास क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है। तो उसकी जैसे कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी यहाँ पर v नॉट वेक्टर दी हुई है, r नॉट वेक्टर उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, समेशन ऑफ, मतलब कि समेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि समेशन ऑफ mi तो कैपिटल M बन गया। तो टोटल मास इनटू ro वेक्टर क्रॉस vu वेक्टर। क्लियर है ये बात? तो हम लोगों ने क्या सीखा, ये जो LCM है वो क्या है, वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज सीन फ्रॉम द COM फ्रेम। और एम आर नॉट क्रॉस वी नॉट वेक्टर क्या है, वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इफ इट इज assumed to be concentrated at the velocity at the center, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, assumed to be concentrated at the center of mass translating with velocity v naught vector, है ना। तो एक बार हमें क्या मानना है उस पूरे के पूरे बॉडी को, कि वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है, और अगले केस में क्या मानना है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है। और इस तरीके से हम लोग उस पॉइंट के अबाउट क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसी के साथ हमारा जो 11th लेक्चर है वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कोलिजन एज वेल एज अबाउट ICOR। ऑलराइट, तो चलिए अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। वील मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।